हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एनाटॉमी, मूवमेंट एंड रीजंस ऑफ द बॉडी। तो अभी हमारी एनाटॉमी की क्लास चल रही है जिसमें हम इंट्रोडक्शंस, हिस्ट्री, उसकी ब्रांचेस समझ चुके हैं और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया है कि एनाटॉमी में जो टर्म आप यूज करते हैं वो टर्म्स कौन-कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। वैसे तो आपके कई सारे टर्म्स एनाटॉमी के अंदर आएँगे जब हम पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सभी का सिस्टम्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएँगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो कि बार-बार आपके रिपीट होंगे, उन टर्म्स को हमने एक क्लास में समझ लिया ताकि आगे की क्लासेस आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ टर्म्स आपने पोज़ीशन से लेकर पढ़े, प्लान से लेकर पढ़े और डायरेक्शंस लेकर पढ़े कि डायरेक्शनल टर्म्स कौन से होते हैं, प्लान्स और पोजीशंस के लिए हम कौन से टर्म यूज करते हैं। अब आज की क्लास में हम समझने वाले हैं जो मूवमेंट हम करते हैं। मान लो जैसे मैंने ये इस तरीके से ये हाथ हिलाया, ठीक है? इस तरीके से मैं हाथ को पास लाई हूँ और फिर दूर ले जा रही हूँ। मैं अपनी गर्दन को ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ। तो इस ये जो मूवमेंट हो रहा है आपकी बॉडी का, इसको हम क्या टर्म देंगे? उसके अलावा आपकी जो बॉडी के रीजन है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आपकी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है, इसको मेन मेन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी कवर हो जाती है। उन पार्ट्स के बारे में आज हम देख लेंगे, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें एग्जाम में से क्वेश्चन भी बनते हैं। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनते हैं और आपको आगे की क्लासेस समझने के लिए ये क्लास समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये थर्ड पार्ट है हमारा जिसमें एनाटॉमी, मूवमेंट एंड रीजन ऑफ द बॉडी हम समझने वाले हैं। तो आपकी ये ह्यूमन बॉडी है, ये पार्ट्स तो जो छोटे बच्चे के लिए हैं, आप सभी को पता ही होगा कि हैंड किसको कहते हैं, थाई कौन सा होता है, हेड कौन सा होता है, फेस कौन सा होता है। अब हम इसका डिटेल समझने वाले हैं। इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में हम एनाटॉमी के अंदर समझेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये कैसे बने हुए हैं, ये सारी चीजें। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की, तो डीलिंग विद द फॉर्म, पोजीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल सिस्टम लोकेटेड इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ बॉडी। मतलब आपके जो बॉडी है उसके पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे सेवरल सिस्टम आपकी बॉडी में होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कैसे उनकी पोजीशन होती है, कैसे आपके बॉडी का मूवमेंट होता है, कौन से रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स आपके होते हैं, ठीक है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो और यही आपके रीजन्स में भी आता है क्योंकि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे शोल्डर इधर से कनेक्टेड है, आपका ये फोर आर्म जो है वो इधर कनेक्टेड है, ठीक है, आपका नीचे वाला पार्ट ऊपर वाली बॉडी से कनेक्टेड है। तो कौन सा पार्ट कौन से बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करके रख रहा है वो भी हमें समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके बॉडी पार्ट्स और बॉडी रीजन से। तो आपकी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, मेन 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो ये मेन पार्ट्स एंड मेन रीजन होते हैं आपकी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के। अगर हम इमेज देखें, देखिए ये ह्यूमन बॉडी है। हेड, नेक से आपको समझ में आ रहा है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ट्रंक क्या है। देखिए, अगर हम बात करें आपके ह्यूमन बॉडी के रीजनल्स नेम की, बॉडी के पार्ट्स की, तो पहला कौन सा पार्ट है यहाँ पर आपका? हेड रीजन। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी का हेड रीजन है जो कि सबसे सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ से हमारी बॉडी को हम स्टार्ट करें तो ये सबसे पहला रीजन है जो कि हेड रीजन है। और इस हेड रीजन के अंदर आपका स्कल भी आएगा और आपका फेस भी आएगा। क्या क्या आएगा आपके हेड रीजन के अंदर? आपका स्कल भी आएगा और आपका फेस भी आएगा। स्कल एंड फेस जो है आपके हेड रीजन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में आपका क्या आता है? हेड के बाद में, और हेड के स्कल के अंदर आपका ब्रेन भी होता है। सबसे मास्टरपीस होता है आपकी बॉडी का जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। ठीक है जी, आगे चले तो फिर आपका नेक रीजन आएगा। मतलब आपका जो ये बैक बोन वाला पोर्शन है पीछे, सभी बोन्स के बारे में हम समझेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। हर एक बोन आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बैक बोन आप लिख लीजिए।
जो बैकबोन वाला पोर्शन है ये आपका नेक रीजन है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका नेक रीजन होता है। फिर आता है आपका ट्रंक वाला पोर्शन, तो ये है फर्स्ट आपका हेड वाला रीजन, सेकंड आपका नेक वाला रीजन, सेकंड पार्ट जो हो गया। फिर थर्ड पार्ट कौन सा होता है, थर्ड पार्ट होता है आपका ट्रंक। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी बनाए तो ये इस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, अगर आप पैर को छोड़ दें, अगर आप पैर को छोड़ दें तो ये जो आपका बीच वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये आपके यहाँ पर पैर हैं, ठीक है, ये मैंने पैर बना दिए किसी भी पर्सन के, हाथ तो बनाए ही नहीं, चलो हाथ से अभी कोई काम नहीं अपने को, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है पूरा आपके नेक रीजन को छोड़ के, इसको हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक। जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है आपकी बॉडी का, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक, आपके पैर को छोड़ दो तो ये आपका ट्रंक वाला रीजन हो जाता है, जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गन जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो ट्रंक वाले रीजन में आपके तीन पार्ट्स होते हैं। ट्रंक वाला जो रीजन है, ट्रंक वाला जो पार्ट है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला होता है यहाँ पर आपका चेस्ट रीजन, चेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका एब्डोमन, और फिर आ जाएगा नीचे आपका पेल्विस, ठीक है जी। अब चेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रहेगा आपका चेस्ट, ठीक है। और चेस्ट में जैसे आपका लंग्स आ गया, आपका हार्ट आ गया, तो ये चेस्ट वाला रीजन है। जो कि सुपीरियर, आपके सुपीरियर क्या है चेस्ट वाले रीजन से, गर्दन है, और इंफीरियर नीचे क्या है आपका एब्डोमन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एब्डोमन रीजन आ जाएगा, ये आपका एब्डोमन रीजन आ जाएगा, ये आपका पेल्विक रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर ये क्या है, चेस्ट वाला रीजन, सबसे सेंट्रल पार्ट है, और ऊपर की ओर आपका नेक और नीचे आपका एब्डोमन। देखो एब्डोमन की अगर हम बात करें, सॉरी सेंट्रल पार्ट हम चेस्ट को नहीं कहेंगे, ये पूरा ट्रंक जो है ये आपका सेंट्रल पार्ट है। क्या है, ट्रंक आपका पूरा सेंट्रल पार्ट है। फिर एब्डोमन, देखो एब्डोमन जो है वो ऊपर की ओर किससे कनेक्टेड है, आपके चेस्ट वाले रीजन से, और नीचे आपका इंफीरियर क्या है, आपका पेल्विस रीजन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपका एब्डोमन प्रेजेंट होता है। अब इस एब्डोमेन में आपका स्टमक आ गया, लीवर आ गया, स्प्लीन आ गया, इंटेस्टाइन आ गए, ये सारा, ये बहुत बड़ा पार्ट है एब्डोमेन, ठीक है। इसमें आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गन जो है यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। फिर आपका पेल्विस वाला रीजन आता है। सो पेल्विस वाला रीजन जो होता है वो कनेक्ट करके रखता है किसको, आपके लोअर पोर्शन को, यहाँ से इस तरीके से लोअर पोर्शन को और ऊपर वाले पोर्शन को कनेक्ट करके रखता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, जो आपके सेक्स ऑर्गन है, जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है आपका पेल्विस वाला रीजन, ठीक है। तो ये आपका ट्रंक वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आपका अपर लिम्ब आता है। देखिए अपर लिम्ब जो होता है आपके यहाँ शोल्डर से, ये जो आपका हाथ है पूरा वो आपका अपर लिम्ब है, और जो नीचे आपके पैर जो होते हैं वो पूरे आपके लोअर लिम्ब में आते हैं। पेल्विस से नीचे पूरा लोअर लिम्ब में आता है, और शोल्डर से नीचे आपका अपर लिम्ब में आता है। अब अपर लिम्ब में आपका हाथ जो है वो तीन भागों में डिवाइड किया है इसको। क्या, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया है, तो अपर लिम्ब को डिवाइड किया है, अपर लिम्ब को डिवाइड किया है, एक तो आपके अपर आर्म में, एक आपका हो गया फोर आर्म, और एक हैंड मान लीजिए जिसमें आपका डॉर्सल और प्लेंटर सरफेस आएगी, डॉर्सल और प्लेंटर सरफेस। देखिए कहां पर है आपका अपर आर्म, ये है आपका पूरा अपर लिम्ब, ठीक है। अब अपर लिम्ब में ये जो यहाँ शोल्डर्स है, शोल्डर से लेकर एल्बो के बीच में जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, इसके अंदर ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस बोन है। तो ये जो पूरा हो गया, क्या हो गया, आपका अपर आर्म हो गया, ठीक है, अपर आर्म। फिर आएगा आपका फोर आर्म, यानी कि जो आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से आपका जो wrist, जो कलाई जहां पर आप चूड़ी घड़ी सब पहनते हैं, इनके बीच में
ये जो हो जाएगा आपका, इसको आप फोर आर्म कहेंगे, ठीक है। फोर आर्म यहाँ पर रेडियस और अल्ना होती है, ठीक है। और फिर आता है डॉर्सल एंड प्लांटर सरफेस। तो आपका जो व्रिस्ट वाला से आगे वाला पोर्शन है, जो आपकी हथेली है, ये हो गया आपका पाल्मर सरफेस और ये हो गया आपका डॉर्सल सरफेस। ये आपका पूरा अपर लिम्ब है, समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक। फिर आ गया लोअर लिम्ब। तो ये आपका पूरा लोअर लिम्ब है। अब लोअर लिम्ब में क्या क्या होगा, लोअर लिम्ब में क्या क्या होगा यहीं पर देख लीजिए। देखो, लोअर लिम्ब में होगा एक तो आपका सबसे ऊपर थाई होगा, फिर लेग होगा और फिर फुट होगा। अब फुट में भी आपका प्लांटर सरफेस होगा और आपका डॉर्सल सरफेस होगा। कौन सा होगा, प्लांटर सरफेस और डोर्सल सरफेस। जैसे कि हाथ में आपका, सॉरी, प्लांटर सर, यहाँ पर भी मैंने प्लांटर लिख दिया। देखो यहाँ पर पाल्मर सरफेस आएगा, पाम कहते हैं ना अपन, पाम टू पाम खेलते हैं, खेलते मतलब कि हाथ धोते हैं। तो जो हैंड वॉश की स्टेप होती है, तो जब हम करते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप होती है पाम टू पाम, तो पाम टू पाम मतलब कि इसको हम पाम कहते हैं। तो एक तो डोर्सल सरफेस हो गई और एक पाल्मर सरफेस होती है, एक पाल्मर सरफेस होती है। प्लांटर सरफेस आपकी पैर को कहेंगे, ठीक है। तो फुट में आपका एक तो डोर्सल हो गया जो ऊपर वाला है और एक प्लांटर सरफेस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका पूरा क्या होगा, लोअर लिम्ब हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ हिप बोन जो होती है आपकी, हिप बोन से लगाकर आपका जो घुटना होता है, यहाँ पर घुटना कहाँ दिया गया है, दिख ही नहीं आ रहा, ठीक है, ये रहा शायद आपका घुटना। तो ये आपका यहाँ पर नी जॉइंट होता है। तो ये नी जॉइंट से आपका हिप बोन के बीच में जो होता है वो थाई होता है, जहां पर आपकी फीमर बोन होती है। और ये जो नीचे आपका नी बोन से यहाँ पर एंकल तक, ठीक है, आपका एंकल होता है ना पैर का, उन दोनों के बीच वाले को पोर्शन को आप लेग कहेंगे। और फिर नीचे आपका फुट आ जाएगा। फुट में जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप डॉर्सल सरफेस कहेंगे। हाथ में हम इसको डॉर्सल सरफेस कह रहे थे, और पैर में जो ऊपर वाला होता है उसको डॉर्सल कहेंगे, और जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला, उसको हम प्लेंटर सरफेस कहेंगे। सो ये बॉडी के 5 रीजन्स और 5 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको, 5 पार्ट्स और 5 रीजन समझ में आ गए। क्योंकि जितने भी सिस्टम्स हैं सब हम इसी में समझेंगे। अपर लिम्ब में आपकी कौन से बोन्स आएगी उनके बारे में समझेंगे, मसल्स के बारे में समझेंगे। आपका ये जो पूरा ट्रंक वाला रीजन है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। सो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आता है आपका बॉडी मूवमेंट। देखो, बॉडी मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो आप जो मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में, जैसे मैं इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, मूवमेंट किसके कारण हो रहा है। एक तो आपके जॉइंट के कारण हो रहा है और एक आपके मसल के कारण हो रहा है। किसके कारण, जॉइंट और मसल के कारण। जैसे मैं यहाँ पर हाथ बनाऊं अपना, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने हाथ बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ह्यूमरस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका जॉइंट है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बोन है। अब यहाँ पर इनका बोन का, इनका मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर आपके जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इन जॉइंट की वजह से होता है। और इनके ऊपर यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती है जिनके कारण मूवमेंट जो है अपने हाथ का पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। क्योंकि बोन का मूवमेंट तो होगा नहीं, तो जॉइंट और मसल के कारण ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। और ये मूवमेंट भी कौन करवाता है, आपका ब्रेन, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो भी बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये भी मूवमेंट जो है आपके ब्रेन के कारण हो रहा है। जो मैं हाथ हिला रही हूँ, जो एक्टिविटी में कर रही हूँ, वो आपके ब्रेन के कारण पॉसिबल हो पा रही है। क्लियर है, चलिए, इतना आपको समझ में आया कि किसके कारण मूवमेंट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जो मूवमेंट है वो कितने टाइप्स का होता है और उसको हम क्या नाम देंगे। चलिए, सब लेकर हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं उनके बारे में हमें समझना है। तो मेनली ये आपके 4 टाइप्स के मूवमेंट है, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट। देखो, ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब होता है कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में जब कोई एंगल घटता या बढ़ता
बढ़ता नहीं है तो उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके डिटेल में बताऊंगी। तो फिर आता है एंगुलर मूवमेंट। तो एंगुलर मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई एंगल घट या बढ़ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर एंगुलर मूवमेंट में आपका एंगल घटेगा भी और बढ़ेगा भी, तो वो आपका एंगुलर मूवमेंट कहलाएगा। फिर रोटेशन। रोटेशन में जैसे आपकी गर्दन को आप इस तरीके से घुमा सकते हो, इस तरीके से घुमा सकते हो, तो ये आपका रोटेशन हो रहा है, तो इसको आप रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। फिर स्पेशल मूवमेंट में भी आपके कुछ टाइप्स के मूवमेंट आते हैं, जैसे सुपाइनेशन हो गया, प्रोनेशन हो गया, डॉर्सिफ्लेक्शन हो गया और प्लांटर फ्लेक्शन हो गया। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में बताती हूँ। देखो, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है कि relatively flat surfaces move back and forth and from side to side with respect to one। देखो, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जब दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच, आर्टिकुलेटिंग बोन का मतलब होता है कि आपका जॉइंट जो कि दो बोन को अटैच कर रहा है, उसको आर्टिकुलेटिंग बोन हम कहते हैं। तो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में जो जॉइंट है आपका, तो उसमें अगर कोई एंगल घटता या बढ़ता नहीं है दो बोन के बीच में, मतलब कि एक इधर है और एक इधर है, इनके बीच में अगर कोई एंगल घट या बढ़ नहीं रहा है तो उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि आपका ये हाथ है, अगर इस हाथ को मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं तो क्या कोई एंगल घट रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, ना तो कोई एंगल घट रहा है और ना ही कोई एंगल बढ़ रहा है। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। दो आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड, जैसे अगर मैं ऐसे करूंगी तो दो बॉन्ड के बीच में, देखिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इनको आपकी जॉइंट जो है वो अटैच करके रख रहा है। अगर इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल है वो कम होता है या फिर बढ़ता है तो वो अलग मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई एंगल घटेगा या बढ़ेगा नहीं। द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, तो उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूवमेंट की ओर चलते हैं, वो है एंगुलर मूवमेंट। अब देखो, एंगुलर मूवमेंट में भी आपके तीन टाइप के मूवमेंट आते हैं, एक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमडक्शन। ये थ्री टाइप्स के मूवमेंट आपके एंगुलर मूवमेंट के अंदर आते हैं। ये इमेजेस है इनकी, यहाँ पर इनको हम समझेंगे, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बारे में हम समझते हैं, उसके बाद में हम सरकमडक्शन समझेंगे। देखिए, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ टू सरफेस, बेंडिंग ऑफ टू सरफेस। चलो यहाँ पर लिखकर आपको बताती हूँ कि बेंडिंग ऑफ टू सरफेस towards each other, इच अदर। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ टू सरफेस का मतलब क्या हो रहा है? बेंडिंग मतलब ये जो दो सरफेस है आपकी, एक ये, इसको हम फ्लेक्सर सरफेस कहेंगे। तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में ये बेंडिंग हो रही है। और जब ये बेंडिंग होती है टू वर्ड्स इच अदर, मतलब कि ये जब बेंडिंग हो रही है तो दोनों आपके सामने की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उसको हम कहेंगे टू वर्ड्स इच अदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल घट रहा है या बढ़ रहा है? तो एंगल घट रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने की तरफ आ रही है, तो इस तरफ एंगल जो है वो घटेगा, और ऐसे मूवमेंट को आप फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का मूवमेंट देखते हैं, तो अपर लिम्ब में देखिए ये वाली जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, जो हाथ आपका इस तरफ जा रहा है, तो वो आपका फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। ये भी आपका फ्लेक्शन है। देखो यहाँ पर आप पैर को देख रहे हैं, पैर को आप इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़िए, तो ये पैर यहाँ पर मुड़ रहा है, तो आपका इन दोनों के बीच में, ये दो बॉन है और इन दोनों के बीच में एंगल कम हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका फ्लेक्शन कहलाएगा। अब आपका एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में इसका उल्टा कर लीजिए। एक्सटेंशन क्या होगा कि बेंडिंग ऑफ टू सरफेस, बेंडिंग ऑफ टू सरफेस away from each other, away from each other,
ये हो जाएगा आपका एक्सटेंशन। इमेज में देखिए जरा, देखिए ये एक्सटेंशन हो रहा है, ये पैर जो है वो वापस उसकी स्थिति में आ रहा है। पहले पीछे मोड़ा था, फ्लेक्शन फ्लेक्शन, और फिर से ये अपनी स्थिति में आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटेंशन। यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा एक्सटेंशन में। यहाँ पर देखिए ये है आपका एक्सटेंशन, पहले आप हाथ ऐसे ले जा रहे थे तो वो आपका फ्लेक्शन था, अब आप ऐसे ले जा रहे हैं तो वो आपका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। तो ये आपका लोअर लिम्ब का है और ये आपका अपर लिम्ब का है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ये आप इस तरीके से गर्दन को लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से, तो आपका जो डिक्रीज हो रहा है एंगल, तो एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप फ्लेक्शन कहेंगे। ऐसे अगर रखते हैं सीधा तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत ज्यादा पीछे की तरफ ऐसे ले जाते हैं तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर एक्सटेंशन। मतलब कि देखो, एक 180 डिग्री का कोण जो आप बनाते हैं और एक इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपका एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये आपका 180 डिग्री का कोण है। जब 180 डिग्री से आप अबाव पीछे की तरफ ऐसे चले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका हाइपर एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन दिया हुआ है इसमें यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन भी समझ लिया, फ्लेक्शन भी समझ लिया और हाइपर एक्सटेंशन भी समझ लिया। अब आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब होता है, चलो एबडक्शन और एडक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद सरकमडक्शन समझाएंगे। तो एबडक्शन और एडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये आपकी मिड लाइन है। आपकी मिड लाइन कौन सी है? मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आपकी मिड लाइन है। जब मूवमेंट जो होता है लिम्ब का वो आपके मिड लाइन की तरफ होता है तो उसको एडक्शन कहा जाता है, और जब वो आपकी मिड लाइन से लिम्ब का मूवमेंट दूर की तरफ होता है तो उसको एबडक्शन कहा जाता है। एबडक्शन किसको कहेंगे? कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो उसको आप क्या कहेंगे? एबडक्शन। ये एबडक्शन और एडक्शन दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। इसमें एड लिखा हुआ है और इसमें बीडी लिखा हुआ है। तो एबडक्शन का मतलब होता है कि आपके मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, और एडक्शन का मतलब होता है कि आपके जो लिम्ब का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द मिड लाइन, टूवर्ड्स द मिड लाइन की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, इमेज में देखिए कि जैसे ये आपका अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब में आप हाथ जो है ये मिड लाइन से दूर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो आपका एबडक्शन हो जाएगा। और एडक्शन, एड से आप याद रखिए, इस एड से याद रखिए, एड मतलब कि जोड़ना, तो आपकी धड़ की तरफ आप ला रहे हैं, फिर से मिड लाइन की तरफ आप लेकर आ रहे हैं, तो वो आपका एडक्शन हो जाएगा। वैसे ही पैर में है कि अगर आप पैर को ऐसे दूर की तरफ लेकर जाएंगे तो एबडक्शन हो जाएगा, और मिड लाइन की तरफ लेकर आएंगे तो वो आपका एडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है आपका सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब होता है कि सर्क्यूलर मूवमेंट। क्या होता है? सर्क्यूलर मूवमेंट। सर्क्यूलर में आपका सब आ जाएंगे, आपके एबडक्शन भी आ जाएगा, एडक्शन भी आ जाएगा, फ्लेक्शन भी आ जाएगा और एक्सटेंशन भी आ जाएगा। ये चारों मूवमेंट जो है वो आपके सरकमडक्शन के अंदर होते हैं, तो इसको हम सर्क्यूलर मूवमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये आपका सरकमडक्शन है। जैसे कि आपका ये हाथ है, ठीक है, आप इस हाथ को इस तरफ लेके गए, पीछे की तरफ लेके गए, ठीक है, फिर आप ऐसे इसको घुमाया, फिर ऐसे, जैसे आप बॉल फेंकते हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेले हो कभी, तो क्रिकेट खेलने के लिए हम बॉल फेंकते हैं तो उसमें आपका पूरा हाथ जो है वो इस तरीके से रोटेट होता है। तो जब वो रोटेट होता है तो उसमें आपके चारों ही मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन भी होता है और एडक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्या है? जैसे आपका एक्सटेंशन है, फिर आपका फ्लेक्शन हुआ,
ठीक है, इधर की तरफ लाएंगे तो भी फ्लेक्शन होगा, ठीक है, और ये आपका एक्सटेंशन है। फिर आपने इस तरीके से हाथ को घुमाया, इस तरीके से हाथ को घुमाया, मतलब कि मिड लाइन से आप दूर है, मिड लाइन से दूर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एबडक्शन, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने बॉल को फेंका, हाथ को फिर से आप पास में लेकर आ गए, तो उसको आप एडक्शन कह देंगे। तो ये चारों मूवमेंट आपके उस वक्त हो रहे हैं और उसको हम सरकमडक्शन कहते हैं। क्लियर है, जैसे ये आपका हाथ जो है ये घुमा रहा है यहाँ पर। क्लियर है, आपको एंगुलर मूवमेंट अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मूवमेंट की ओर चलते हैं, वो है आपका रोटेशनल मूवमेंट। क्या है, रोटेशनल मूवमेंट। अब रोटेशनल मूवमेंट में आपके दो तरह के मूवमेंट होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक मीडियल और एक लेटरल। देखो इन मूवमेंट को आप समझोगे ना तो बहुत ही इजी लगने लगेंगे, और आप करके देखो, और आप हाथ से आप करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, और आप आपकी बॉडी के बारे में समझ रहे हैं। अब आपको याद रहेगा कि मैं हाथ हाथ ऐसे करूंगा तो ये वाला मूवमेंट होगा, ऐसे करूंगा तो ये वाला मूवमेंट होगा। देखिए, तो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वर्ड्स और इंटरेस्टिंग टर्म्स हम समझ रहे हैं यहाँ पर। रोटेशनल में आपने मीडियल और लेटरल रोटेशन दो पढ़ने हैं। मीडियल की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ अ बोन ऑफ लिम्ब इन टर्न टूवर्ड्स द मिड लाइन। मतलब कि यहाँ पर देखिए दो तरह के रोटेशन है, लेटरल और मीडियल। अब आपकी ये मिड लाइन है, ठीक है, ये मिड लाइन है। अब यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, अगर लेटरल रोटेशन होगा तो क्या होगा, ये पैर देखिए, ये आपका लेटरल रोटेशन जो कि मीडियल लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से इधर जा रहा है। और लेटरल रोटेशन ये हो गया, और मीडियल आपका इस तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मीडियल हो गया, लेटरल रोटेशन देखिए कि एंटीरियर सरफेस ऑफ बोन ऑफ लिम्ब इट टर्न अवे फ्रॉम मिड लाइन। देखिए यहाँ पर ये रोटेशन जो है इस तरीके से आपकी जो गर्दन जा रही है, ये जो इधर आपकी गर्दन जा रही है ऐसे, तो मिड लाइन से दूर जा रही है, मिड लाइन से दूर जा रही है, तो उसको आप लेटरल रोटेशन कहेंगे। ये भी आपका लेटरल रोटेशन है। और आप अगर मिड लाइन की तरफ लेकर आ रहे हैं, जैसे आप सीधे इस तरीके से गर्दन रख रहे हैं जो कि मिड लाइन की ओर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रोटेशनल मूवमेंट हो जाएगा। और रोटेशनल मूवमेंट हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होता है। जैसे आपकी ये पेन है और इसके ऊपर अगर आप कोई मूवमेंट करवाते हैं, इस तरीके से कोई मूवमेंट होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल मूवमेंट कहलाता है, और वो रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो जैसे आपका ये पूरा शरीर है और इसके ऊपर आपकी गर्दन जो है वो इस तरीके से रोटेट हो रही है। अब इसमें मीडियल और लेटरल रोटेशन होता है, समझ में आ गया। अब अगले रोटेशन की ओर चलते हैं, अगले मूवमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट कौन सा है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट मूवमेंट आपका बचा है स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट में आपके तीन चार मूवमेंट आते हैं। दिस अकर्स ओनली एट सर्टेन जॉइंट्स, जॉइंट्स पर होता है, जैसे कि आपका सुपाइनेशन, प्रोनेशन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोनेशन की, तो आपने प्रोन और सुपाइन पोजीशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, जिसमें हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन में क्या होता है, आपका फेस डाउन होता है, और सुपाइन में फेस अप होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे कि आपका ये आपकी हथेली है, आपकी हथेली है, और ये आपकी डॉर्सल सरफेस है, और ये आपकी पाल्मर सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोनेशन और सुपाइनेशन में थोड़ा इमेज को और बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। देखो ये आपका यहाँ पर दिया गया है प्रोनेशन, और ये दिया गया है आपका सुपाइनेशन। रेडियस रोटेट अवर अल्ना, यानी कि आपका जो रेडियस और अल्ना होते हैं वो रोटेट होते हैं। ऐसे आप करेंगे तो वो इधर उल्टी हो जाएगी, और फिर इधर करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह का रोटेशन है। तो अगर आपका हाथ ऐसे है, यानी कि फेस अप है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, पाल्मर सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ है, ये वाला, तो आप ये कहेंगे इसको सुपाइनेशन। रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल। इस कंडीशन में आपकी रेडियस एंड अल्ना जो होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। और इसमें क्या होता है, जब आप प्रोनेशन करते हैं तो आपकी जो रेडियस जो होती है वो रोटेट अवर अल्ना के ऊपर आपकी रोटेट हो जाती है, क्योंकि आपका हाथ ऐसे था, दोनों पैरेलल थी। फिर आपने जैसे ही हाथ ऐसे किया तो आपकी जो है कौन सी वाली बोन, रेडियस वाली जो बोन है वो इस तरीके से आपके अल्ना की जगह आ जाती है, ओवर हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये प्रोनेशन होता है और ये सुपाइनेशन होता है, समझ में आ रहा है। ये आपका प्लांटर सरफेस है, और ये आपका सॉरी पाल्मर सरफेस है, और ये आपका डॉर्सल सरफेस है। फिर आपका डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन आता है। देखो डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन ये भी हमने समझ लिया। अभी आपका रिमेनिंग रहेगा ऑपोजिशन, इसको बताऊंगी। पहले डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन को समझ लीजिए।
डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डॉर्सल सरफेस है, पैर का डॉर्सल सरफेस कौन सा होता है? हमारे हाथ का डॉर्सल सरफेस ये है, तो पैर का डॉर्सल सरफेस जो ऊपर वाला होगा वो होगा। तो जब डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब कि आपका जो पैर है वो ऊपर की तरीके से, ऊपर की तरफ, सुपीरियर की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपका डॉर्सीफ्लेक्शन। कभी कभी हम बैठते हैं और पैर को ऐसे करते हैं ना, ऊपर करते हैं ऐसे, तो वो डॉर्सीफ्लेक्शन होता है। और कभी-कभी हम पैर को इस तरीके से, जैसे टेबल पे बैठे हैं, हमने पैर को नीचे झुकाया है और हमारे अंगूठे को थोड़ा-सा हम प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से जाता है। तो वो आपका प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है। आपका पैर जो है वो नीचे जा रहा है इस तरीके से। ये आपका सीधा पैर है। ऊपर ले जा रहे हैं तो डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे ले जा रहे हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर है? इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट बचा है आपका अपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है कि जब आपका थंब मूवमेंट करता है आपके फिंगर की टिप को टच करने के लिए इन वन हैंड। ठीक है, तो आपका थंब जो है वो मूवमेंट करता है आपके फिंगर की टिप को टच करने के लिए। तो इस तरीके के मूवमेंट को आप ऑपोजिशन कहते हैं। जैसे ये मूवमेंट हो गया, इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट हुआ, तो आपके फिंगर की टिप को टच कर रहा है थंब, और उसके लिए जो ये मूवमेंट हो रहा है इसको हम अपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारे ही मूवमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। सो आज की क्लास में हमने आपके बॉडी के पार्ट्स एंड रीजंस के बारे में समझा और मूवमेंट्स के बारे में समझा। अब हमारा ये क्लास जो है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।